जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री, एक लंबे समय तक नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में और कांग्रेस के दिग्गज लीडर गुलाम नबी आज़ाद आज डोडा ठाठरी में थे। ठाठरी में उन्होंने एक रैली को संबोधित किया एंड दिस कम्स इन द लाइट ऑफ द फैक्ट कि बहुत सारे कांग्रेस के लीडर्स ने जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में अलग अलग पदों से रिजाइन किया है। व्हाट इज ब्रूइंग इन कांग्रेस राइट नाउ? क्या एक अलग पार्टी बनाने की कोशिश की जा रही है? क्या ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं? क्या टॉप लीडरशिप को कोई मैसेज सेंड करने की कोशिश की जा रही है? इस सब पर बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। मेरे साथ हैं स्ट्रेट लाइन के मैनेजिंग एडिटर सैयद जुनैद हाशमी। सबसे पहले यही कि गुलाम नबी आज़ाद ने जो आज रैली ठाठरी में कंडक्ट की, कैसे देखते हैं इसे? ठाठरी में रैली अपने आप में एक मैसेज भेजना, पार्टी लीडरशिप को एक संदेशा भेजना। नंबर 2 चीज़, ठाठरी में इसलिए रैली क्योंकि ठाठरी उनके आबाई गांव जहां उनका घर है, उस घर का आप यूँ समझिए दरवाज़ा है, वहीं से क्या कहते हैं वो अपने घर की तरफ जाते हैं। तीसरा ये कि गुलाम नबी आज़ाद जम्मू संभाग में अर्स्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा के एक बहुत बड़ा लीडर है, उसमें कोई शक नहीं है। एवरीबडी एक्सेप्ट्स इट दैट ही इज़ अ बिग लीडर इन अर्स्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा रहे हैं। और ठाठरी में रैली करना मतलब मैं ज़ाती तौर पर ये मानता हूँ, ये साफ तौर पर एक संदेश यहाँ से देना था कि जब हम जम्मू संभाग की बात करते हैं और जम्मू संभाग में जब अर्स्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात करेंगे तो इस इलाके का सबसे बड़ा नेता अगर कोई है तो वो मैं हूँ। और वोट बैंक के हिसाब से भी पल्लवी जी बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा सिग्निफिकेंट है। कांग्रेस का जो गढ़ जिसे हम कहेंगे, कांग्रेस का गढ़ जम्मू संभाग में अगर इस समय कोई इलाका है तो अर्स्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा है। कांग्रेस के ताकतवर नेता कहाँ हैं? इंद्रवाल, भद्रवाह, किश्तवाड़, डोडा, रामबन, बानीहाल के साथ ही सटा हुआ इलाका, हालांकि वो रियासी में आता है, गुल अरनास गुलाबगढ़ का इलाका, दो कॉन्स्टिट्यूंसीज है वहां पर, हालांकि वो रियासी में है, पर मैं उनको भी कैलकुलेट इस तरीके से करूंगा कि वो भी अर्स्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा का ही हिस्सा मान के आप उसको चलिए। उसके बाद जम्मू संभाग की जब हम बात करते हैं, जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, सांबा डिस्ट्रिक्ट, कठुआ डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, वहां भी कांग्रेस है। लेकिन जो फैलाव भारतीय जनता पार्टी का पिछले 7 सालों में हुआ है, उस फैलाव के चलते अब कांग्रेस उन इलाकों में इतनी मजबूत नहीं रही है जितनी मजबूत किसी समय होती थी। पार्टी स्ट्रक्चर वहां बड़ा कमजोर हो गया है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि एंटी इनकम्बेंसी है और बीजेपी के खिलाफ एक माहौल जरूर है, लोग बड़ी सारी चीजों से परेशान हैं, लेकिन अल्टरनेटिव कोई नहीं है और कांग्रेस के पास उन इलाकों में कोई स्ट्रक्चर नहीं। तो जहां आपके पास स्ट्रक्चर है, रैली आप वहीं करेंगे। तो जो रैली आज हुई है उसमें उन लीडर्स का भी शामिल होना जिन्होंने जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अलग अलग पदों से रिजाइन किया है, हालांकि पार्टी से रिजाइन नहीं किया है, तो इसे आप कैसे देखते हैं? एक तो उनकी प्रेजेंस रैली में, और दूसरा ये कि उन्होंने ये मैसेज सेंड करने की कोशिश की है टॉप लीडरशिप को कि अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो, या फिर कोई सच में प्लानिंग की जा रही है कि पहले रिजाइन करेंगे अपने पदों से और फिर पार्टी से? कांग्रेस नेशनल लेवल पर जबरदस्त क्राइसिस का शिकार है। एक G23 लीडर्स का ग्रुप है जिसके साथ गुलाम नबी आज़ाद, ये वो 23 नेता हैं कांग्रेस के जिन्होंने एक चिट्ठी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा सोनिया गांधी को चिट्ठी भेजी थी। उस चिट्ठी में उन्होंने कुछ चीजें हाईलाइट करी थी, कुछ चीजें पॉइंट आउट करी हुई थी और कहा था कि इन सारे मसलों का आप हल करिए। अब आज जो रैली हुई है, और रैली से पहले एक दिन पहले डेली एक्सलशियर में खबर आती, जिस खबर में ये कहा जाता है कि जी इन नेताओं ने पार्टी के अलग अलग पदों से इस्तीफा दे दिया है। और उसके बाद जब हम जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर से बात करते हैं तो वो सिरे से नकारते हैं। वो कहते हैं जी मेरे पास कोई चिट्ठी नहीं आई है। हो सकता है उन्होंने सीधा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की प्रेसिडेंट अध्यक्षा सोनिया गांधी को चिट्ठी भेजी होगी, लेकिन मुझे नहीं भेजी। 2 संकेत नंबर 1 ये कि हमको जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं गुलाम अहमद मीर से रिजर्वेशन है, हमें ये नहीं चाहिए, हम इन्हें बदलवाना चाहते हैं। पहला संदेश। दूसरा संदेश उनका ये कि हमारे नेता गुलाम नबी आज़ाद हैं और अगर जम्मू संभाग में कांग्रेस की लीडरशिप को कोई यूनिफाई कर सकता है तो गुलाम नबी आज़ाद कर सकता है। तो हम गुलाम नबी आज़ाद की लीडरशिप में कांग्रेस को आगे लेकर जाना चाहते हैं। हम गुलाम नबी आज़ाद की अध्यक्षता में कांग्रेस में बने रहेंगे, लेकिन अगर ये हमारी ये बातें नहीं मानी गई तो उसके बाद हम कुछ और भी सोच सकते हैं, हम कुछ और भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब नाराजगी गुलाम अहमद मीर से है, नाराजगी पार्टी के इस समय के स्ट्रक्चर से है, और गुलाम अहमद मीर से जो नाराजगी है, और यह भी यहां पे इंपॉर्टेंट बताना है कि गुलाम अहमद मीर के साथ भी कांग्रेस का एक धड़ा है।
ये नहीं है कि गुलाम अहमद मीर अकेले चल रहे हैं, उनके साथ भी कांग्रेस का एक धड़ा है। मगर अब नेताओं का नंबर कम है। जितने नेता कांग्रेस के पास थे, खासकर जम्मू, कठुआ, सांबा, उधमपुर, रियासी, इन डिस्ट्रिक्टों में, उनमें से ज्यादातर नेता जो है पार्टी छोड़कर, और आप इसमें यह भी गिनिए बड़े नेता, मिसाल के तौर पर रियासी में जुगल किशोर शर्मा एक बड़े नेता हैं, ठीक है, वो गुलाम नबी आजाद के लॉयलिस्ट हैं, सब जानते हैं। गुलाम मोहम्मद सरूरी गुलाम नबी आजाद के एक लॉयलिस्ट हैं, सब जानते हैं। नरेश गुप्ता गुलाम नबी आजाद के लॉयलिस्ट हैं। विकार रसूल गुलाम नबी आजाद के लॉयलिस्ट हैं। तो इन लॉयलिस्टों को, ये सारे लॉयलिस्ट हैं। अब ये लॉयलिस्ट जाहिर सी बात है गुलाम नबी आजाद को नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन जो इससे पहले कांग्रेस का स्ट्रक्चर था, उसमें एजाज अहमद खान भी थे, उसमें एजाज अहमद खान के भाई भी थे, उसमें सांबा के भी लीडर थे, उसमें एक समय चौधरी लाल सिंह भी थे, उस समय उसमें श्यामलाल शर्मा भी थे। और इन नेताओं में जिन लोगों ने इस्तीफे दिए हैं, गुलाम नबी आजाद का सबसे क्लोज कॉन्फिडेंट, और जिस आदमी के लिए गुलाम नबी आजाद ने केंद्र में लड़ाई लड़ी और 6 साल तक जिसको पूर्व उप मुख्यमंत्री के पद पर रखवाया, ताराचंद, वो इन लोगों के साथ नजर नहीं आए। क्यों नजर नहीं आए, क्या वजह है, उनको क्या दिख रहा है? अगर गुलाम नबी आजाद जैसे नेता को कांग्रेस की नैया, देखिए एक बात तो गुलाम नबी आजाद कुछ भी कहें, मगर उनको दिख रहा है कांग्रेस की नैया डूबती हुई। जब उनको कांग्रेस की नैया अगर जम्मू संभाग में डूबती हुई नजर आ रही है, तो क्या ताराचंद को नजर नहीं आ रही है? और उसके अलावा एक अन्य नेता अब्दुल मजीद वानी डोडा के, उनका नाम भी मैंने अखबार में नहीं पढ़ा, वो भी एक आजाद लॉयलिस्ट रहे हैं, लंबे समय तक रहे हैं। वो क्यों नहीं है इस खेमे में, जिस खेमे में ये बाकी लोग हैं? क्या वजह है? क्या उनके साथ संपर्क नहीं साधा गया, या उन्होंने भी इस्तीफा दिया है लेकिन उनके बारे में कोई जानकारी अभी तक नहीं आई? और अगर नहीं दिया है तो क्यों नहीं दिया है? क्योंकि वो भी एक लॉयलिस्ट है। अब इस परिस्थिति में साफ तौर पर ये कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को यह कहा गया है, हम गुलाम अहमद मीर को अध्यक्ष नहीं मानते। ये मुझे लगता है, देखिए ये तो साफ है कि अगर आप वहां चिट्ठी नहीं दे रहे तो मतलब तो यही, अध्यक्ष नहीं मानते, आप हमारा अध्यक्ष चेंज करिए। और जो हम, अब सिर्फ इतना नहीं है, देखिए इससे एक और संकेत गया है, इससे सिर्फ इतना नहीं है कि आप कहते हैं उनको अध्यक्ष मत मानिए, आप एक और संकेत दे रहे हैं। आप कह रहे हैं सिर्फ इतना ही नहीं कि अध्यक्ष नहीं, बल्कि उससे 2 कदम आगे, हम जो कहते हैं अब आपको वही करना पड़ेगा। हम जिस तरीके से कांग्रेस को चलाना चाहेंगे, कांग्रेस उसी तरीके से जम्मू कश्मीर में चलेगी, और जैसा गुलाम नबी आजाद कहेंगे वैसा ही आपको करना होगा। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हम कुछ और सोच सकते हैं। क्या ये तरीका सही है कांग्रेस पार्टी को जो कहते हैं रिवाइव करने की अगर कोशिश करनी है जम्मू कश्मीर में, तो उसके लिए क्या ये तरीका सही है? क्योंकि एक तरफ बहुत सारे लोग ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं, कांग्रेस के ही लीडर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद की वजह से और कई सारे यंग लीडर्स जो हैं और कई सारे लीडर्स पार्टी में उस तरीके से ग्रो नहीं कर पाए जिस तरीके से वो कर सकते थे। तो इन लीडर्स का गुलाम नबी आज़ाद को ये अनकंडीशनल सपोर्ट कहा जा सकता है कि अनकंडीशनल सपोर्ट दे देना, गुलाम अहमद मीर को ना मानना, क्या ये कांग्रेस को एक सही डायरेक्शन में लेके जाएगा? देखें, जहां तक बड़े नेताओं का सवाल होता है, राजनीति में बड़ा नेता तभी तक बड़ा रहता है जब तक वो अपने दाएं बाएं जो उसके नेता हैं उनको अपने कद के नीचे महसूस न करवाए कि यार मेरे कद के मुकाबले में आपका कद जरा बौना है। ये राजनीति की एक मतलब एक अनकहा सा रूल है कि आप अगर बड़े नेता हैं तो आपको आपके दाएं बाएं जितने भी नेता हैं उनको महसूस करवाना है हर वक्त कि आप बौने नेता हैं, आप बड़े नेता नहीं हैं, आप बड़ा नेता बनने की कोशिश भी ना करें। आप यू कैन नेवर बिकम व्हाट आई एम ऑलरेडी। अब ये जो तरीका आप कह रही हैं, देखिए तरीके वरीके वाली कोई बात नहीं है, राजनीति आंकड़ों का खेल है, और आंकड़ों के खेल में आप देखते हैं कि आपकी बेस्ट बेट क्या है। अगर आपकी बेस्ट बेट इस समय गुलाम नबी आजाद है और गुलाम नबी आजाद आपको चुनाव जितवा सकते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप गुलाम नबी आजाद के साथ चल पड़ेंगे, आप किसी और नेता के साथ तो जाएंगे नहीं। नंबर 2 चीज, राजनीति आंकड़ों का खेल है, और कांग्रेस का पार्टी स्ट्रक्चर अगर ये महसूस करता है कि भाई गुलाम नबी आजाद के अलावा कोई अल्टरनेटिव नहीं, क्योंकि आपने देखा पिछले दिनों इतना बड़ा फेरबदल जम्मू कश्मीर में हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रधान देवेंद्र सिंह राणा के पार्टी छोड़ने से सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस को नुकसान नहीं हुआ है, विपक्ष सारा हिल गया हुआ है। विपक्ष इतना हिल गया हुआ है कि विपक्ष को अब यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा तो कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं। तो विपक्ष के कई नेता जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संपर्क में आज के दिन भी हैं, कश्मीर में भी है, जम्मू में भी हैं, संपर्क में। कश्मीर में वो संपर्क में होते हैं और चले कुछ और पॉलिटिकल पार्टीज में जाते हैं, संपर्क में है। तो ये तरीका सही गलत की बात अब छोड़ दीजिए, क्योंकि राजनीति में कुछ ना कुछ सही है ना कुछ गलत है। जो चल गया वो सही, जो नहीं चला तो वो गलत। दाव अगर चल गया
और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा सोनिया गांधी ने बात मान ली और उसने कहा ठीक है, गुलाम नबी आजाद के हाथों में बागडोर दी जा रही है जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की। वो जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए अध्यक्ष होंगे, या वो जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सारा कंट्रोल उनके हाथ में होगा, या वो एआईसीसी के जम्मू कश्मीर के इंचार्ज बना दिए जाते हैं। अगर ऐसा कोई फैसला होता है तो जाहिर सी बात है फिर ये जीत होगी इस धड़े की, जो धड़ा अपने आप को आजाद लॉयलिस्ट कहलाता है। लेकिन कांग्रेस बटी रहेगी दो धड़ों में। कांग्रेस 2009 से लेकर 2014 तक दो धड़ों में बटी हुई थी। एक था प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज का धड़ा, दूसरा उस वक्त भी गुलाम नबी आजाद का धड़ा था। तो कांग्रेस हर समय दो धड़ों में बटी हुई रही है। एक धड़े का हिस्सा हर समय पूर्व मुख्यमंत्री और जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी से एक लंबे समय तक जो जुड़े रहे। 1973 में जिस शख्स ने अपनी राजनीति शुरू की, 48 साल जिसको राजनीति में हो गए, 48 साल में कांग्रेस की सारी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर जो आदमी रहा हो, तो इस समय हर वक्त आजाद साहब के लॉयलिस्ट जम्मू कश्मीर में रहे हैं। और इससे पहले भी जब आजाद साहब इतने बड़े नेता नहीं थे जितने आज हैं, उस समय भी कांग्रेस दो धड़ों में बटी हुई थी। एक धड़ा किसी नेता का होता था, दूसरा धड़ा किसी और नेता का होता था। यही कारण है कि आज भी कई सारे जो राजनीतिज्ञ हैं, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं, वो कहते हैं कांग्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन कांग्रेस के अंदर बैठा होता है। कांग्रेस को दुश्मन बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, उनकी अपनी पार्टी में उनके दुश्मन है जो पार्टी के दो फाड़ कर रहे हैं। और आज जो हो रहा है वो केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि कांग्रेस का केंद्रीय लेवल पर, नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर जो उनका स्ट्रक्चर है वो बहुत कमजोर है। इतना कमजोर है कि सब नेताओं को लगता है कि जो हमारी टॉप की लीडरशिप है वो हमें कुछ आप सोचिए ना, 2014 से पहले वाला स्ट्रक्चर, सवाल ही पैदा नहीं होता था कि इस तरह के कोई इस्तीफे दे दे या इस तरह की कोई बात करे, क्योंकि स्ट्रक्चर अलग था ना। आप यू आर इन पावर, नाउ यू आर नॉट इन पावर एंड यू हैव अ पावरफुल गवर्नमेंट एट द सेंटर विच इज डूइंग एवरीथिंग, ठीक है, विच इज डूइंग एवरीथिंग फ्रॉम द पॉलिटिकल प्लेबुक। चुनाव जीतने के लिए वो सब कुछ कर रही है। तो इस समय आपके पास चूंकि फॉर्मूलों की कमी है, तो इसके नतीजे में आप क्या कर रहे हैं, आप पार्टी से किनारा कर रहे हैं। तो अगर आप एथिकली और मॉरली बात करेंगे तो इसको दिस कैन नॉट बी टर्म्ड एज समथिंग वेरी सिंपल पॉलिटिकल इवेंट। ये सिंपल सादी पॉलिटिकल इवेंट नहीं है। इसको गंभीरता के साथ अगर लोग देखेंगे तो इसको और कई नाम दिए जा सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं, और नाम क्या देना मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि किसी और के साथ दिक्कत हो या ना हो, लेकिन नेता अक्सर इस चक्कर में रहते हैं कि कोई छोटा प्लेटफॉर्म मिले जिसके साथ हम जरा थोड़ा सा अपना जोर आजमाई करें, कोई उनको डिफेमेशन का की धमकी दे दें, कोई और धमकी दे दें, ठीक है, और जिससे कोई एक आधी स्टोरी हमारी दाएं बाएं हो जाए और हमारी वाह वाह हो जाए। तो इसलिए मैं वो नाम नहीं लूंगा, लेकिन सब जानते हैं कि जब एक आप बड़े कुंबे का हिस्सा होते हैं, बड़े परिवार का हिस्सा होते हैं, और उस परिवार में जो परिवार का बड़ा आदमी होता है, आप उसकी कोई कमजोरी जानते हैं और आपको कमजोरी पता है, आप जानते हैं कि सेंट्रल नेशनल लेवल पर पार्टी लीडरशिप कमजोर है, तो आप क्या करेंगे, डराएंगे ना। तो वही काम हो रहा है यहाँ पर। अगर गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर की राजनीति में उस तरीके से लौट आते हैं जिस तरीके से वो पहले थे, जैसे पहले वो मुख्यमंत्री बने जम्मू कश्मीर के, इस समय के जो पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं जम्मू कश्मीर में, क्या जम्मू संभाग में एक्सेप्टेबिलिटी है गुलाम नबी आजाद की एज इट्स लीडर? देखें, जम्मू संभाग की जब हम बात करें, पहले तो मैं आपको जो मेरा अपना एक आप ये कह सकते हैं प्रेडिक्शन है, जो मुझे लगता है, अगर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी गुलाम नबी आजाद की बात को नहीं मानती तो एक बात तो मुझे लगता है तय है कि उन्हें अपनी एक अलग पॉलिटिकल पार्टी बनानी होगी। हालांकि 48 साल के बाद कांग्रेस को छोड़ना कोई मामूली बात नहीं है, ये कोई छोटा मोटा पॉलिटिकल इवेंट नहीं होगा। 48 साल कांग्रेस को देने के बाद अगर इफ गुलाम नबी आजाद इज फोर्स्ड टू पार्ट वे विद कांग्रेस, दैट विल बी अ वेरी बिग पॉलिटिकल इवेंट, ठीक है, दैट विल चेंज नंबर ऑफ थिंग्स। दूसरा, गुलाम नबी आजाद अगर अपनी पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर में बनाने का तय करते हैं, यानी कांग्रेस ए अगर बनती, क्योंकि वही बन सकती है कांग्रेस आजाद, तो अगर कांग्रेस ए जम्मू कश्मीर में बनती है तो तब भी जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल डायनेमिक्स चेंज होंगे। अब जो आपने कहा कि जम्मू संभाग में एक्सेप्टेबिलिटी, देखो एक्सेप्टेबिलिटी का पल्लवी जी जहां तक ताल्लुक है, भाजपा, आपका मुकाबला भाजपा के साथ है, लेट अस बी वेरी क्लियर अबाउट इट। एंटी इनकम्बेंसी, लोगों को रोष है, नाराजगी है, सब कुछ है, लेकिन अभी भी एक्स फैक्टर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह, और अब जम्मू के कई इलाकों में सांबा, कठुआ और
उधमपुर के कई इलाकों में, जम्मू डिस्ट्रिक्ट के कई इलाकों में योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री भी एक एक्स फैक्टर है बीजेपी के पास। लेट अस एक्सेप्ट इट। अब ये एक्स फैक्टर को आप एक तरफ रखिए, तो इसका मतलब आपका मुकाबला बीजेपी के साथ है। तो अगर बीजेपी के साथ आपका मुकाबला है, हु इज योर बेस्ट बेट? कांग्रेस के पास कोई लीडर नहीं है, कोई बड़ा लीडर तो है नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि किसी को बड़ा लीडर कभी बनने नहीं दिया गया। 48 साल में अगर जम्मू संभाग में केवल मात्र गुलाम नबी आजाद एक नेता कांग्रेस के पास थे जिनको मुख्यमंत्री बनाया गया, कभी किसी ने शफीक कुरैशी के बारे में नहीं सोचा, कभी किसी ने कांग्रेस में प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज को मुख्यमंत्री बनाने के बारे में नहीं सोचा, कभी किसी ने नहीं सोचा कि एक आधा टर्म गुलाम मोहम्मद सरूरी भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, एक आधा टर्म श्यामलाल शर्मा भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, एक आधे टर्म में जुगल किशोर शर्मा। मतलब मैं आपको, आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर ऑल, ये सब के सब क्या कहते हैं मुख्यमंत्री का स्टाफ है, मैं वो बात नहीं कर रहा, पर गिवन अ चांस, जब आप पंजाब में एक नए सीखे हुए राजनीतिक के कोई पॉलिटिकल लीडर को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, तो जम्मू कश्मीर में भी आप एक अटेम्प्ट तो कर सकते थे। तो चूंकि कोई दूसरा बड़ा लीडर है नहीं, लीडर केवल मात्र है गुलाम नबी आजाद, तो अब आई एक्सेप्टेबिलिटी की बारी। आप अर्स्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा में आइए तो उनके मुकाबले का कोई लीडर है ही नहीं। एक्सेप्टेबिलिटी का जहां तक ताल्लुक है तो इस इलाके में उनकी एक्सेप्टेबिलिटी है। हाँ, और क्यों एक्सेप्टेबिलिटी है? उसका कारण एक तो बदरवा में जो उन्होंने काम कराया, डोडा को प्रायोरिटाइज किया जिस समय वो खुद मुख्यमंत्री थे। हालांकि डोडा के इलाकों में कोई कमाल की तरक्की नहीं हुई, कोई इनकलाब नहीं आया। हम आज इतने दिनों से डोडा घूम रहे हैं, बहुत सारे लोगों को बड़ी सारी चीजें बुरी भी लग रही हैं, लेकिन नई सड़क बनी है तो क्या कह दें, सड़क बन गई है। अगर सिंगल लेन रोड पिछले 7 साल से कहीं पर है तो क्या बोल दें कि सिंगल लेन डबल लेन हो गई रातों रात? ऐसा तो नहीं कह सकते हम ना। अगर अभी अलग अलग गांव में हम घुस रहे हैं, मैक्डेमाइजेशन का काम उन गांव में हुआ है, प्रॉपरली नहीं हुआ है, तो क्या कह दें हो गया है। अस्पताल में अगर डॉक्टर नहीं है तो क्या कहते हैं डॉक्टर सारे आ गए अस्पताल में, कमाल हो गया? नहीं। तो ये जो बीमारी है, जो पिछले लगभग 67 साल की बीमारी थी, उस बीमारी का आहिस्ता आहिस्ता इलाज होगा। अब जैसे मैंने आपको कहा, चिनैनी सुध महादेव डोडा किश्तवाड़ नेशनल हाईवे बनने लगी, मुकम्मल होगी तो होगी ना डबल लेन रोड। जब तक नहीं मुकम्मल होगी तब तक तो सिंगल लेन ही है। और सिंगल लेन रोड अगर क्या कहते हैं मैक्डेमाइज नहीं है तो ये तो परेशानी है। तो इस संभाग के बड़े नेताओं का जब हम नाम लेंगे तो गुलाम नबी आजाद इस संभाग में एक बड़े नेता हैं। ठीक है, अब आप आइए रजौरी पुंछ में। रजौरी पुंछ में भी गुलाम नबी आजाद एक्सेप्टेबल हैं। आप कश्मीर संभाग में चले जाइए तो उतनी एक्सेप्टेबिलिटी गुलाम नबी आजाद की एक मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे नहीं होगी जितनी एक्सेप्टेबिलिटी उस इलाके में महबूबा मुफ्ती या फारूक अब्दुल्ला की या सज्जाद लोन या अल्ताफ बुखारी की होगी, नहीं होगी। विच इज अ रियलिटी, हमने पीछे भी देखा है, 2009 के चुनाव में हमने देखा है। तो इसका मतलब गुलाम नबी आजाद जम्मू संभाग की कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये, हाँ, इस जम्मू संभाग में कांग्रेस के पास गुलाम नबी आजाद के मुकाबले में कोई दूसरा नेता नहीं है। अब अगर हम जम्मू संभाग की बात करें तो 3-4 नेता और निकल आए, ठीक है, जो जम्मू संभाग के बड़े नेता आने वाले कल में बन सकते हैं। ठीक है, किसी एक का नाम लेंगे तो बाकी 3 नाराज हो जाएंगे, तो इसलिए नामों की कोई जरूरत नहीं है, सब खुश हो जाए, सब समझ लें हमारा ही नाम ले। बट 3-4 नेता हैं बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। तो गुलाम नबी आजाद की एक्सेप्टेबिलिटी आप कहेंगे सांबा में, तो अब वो हालात नहीं है। आप कहेंगे कठुआ में, अब वो पोजीशन नहीं है। आप कहेंगे रियासी में, तो हां कुछ एक इलाकों में होगी, लेकिन ओवरऑल आप कहेंगे तो दिक्कत कहां पे उनको आएगी। अच्छा, अब मान लीजिए एक्सेप्टेबिलिटी भी इन इलाकों में है, तो पार्टी स्ट्रक्चर कहां है भाई? पार्टी तो चुनाव तो अब तब जीतेंगे ना जब पार्टी स्ट्रक्चर होगा, यूं तो लोग वोट डालेंगे नहीं। तो पार्टी स्ट्रक्चर भी जो है आपके पास वहां पार्टी स्ट्रक्चर है नहीं। इसके कंपैरेटिवली बीजेपी का है संगठन मजबूत। अब संगठन मजबूत होने की वजह से आप कुछ भी कर लें तो आपकी कांटे की टक्कर वाली सिचुएशन जो है इन इलाकों में अभी नहीं बनने वाली, क्योंकि आपके पास लीडरशिप ही नहीं है। अब मूलाराम पार्टी छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे वो आपको पता करना है। फिर आपको पता करना है कि मूलाराम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कितना घूमते हैं, क्या करते हैं, ये सर्वे तो आपके पास होना चाहिए। ताराचंद अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कितना घूम रहे हैं, रमन भल्ला अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नजर आते हैं। ठीक है, आपको पता करना है जी अखनूर में श्यामलाल शर्मा कल तक था, अब आज श्यामलाल शर्मा अगर नहीं है, गोविंद राम शर्मा के पुत्र भी जो है वो बीजेपी में चले गए हैं, तो वहां पर आपका लीडर कौन है वो भी आपको ढूंढना है। इसी तरीके से आपको, यानी वो सारे इलाके जिन इलाकों में कांग्रेस एक प्रबल दावेदार के तौर पे एक समय हुआ करती थी, अब वो प्रबल दावेदार के तौर पे नहीं है। अब कहां है प्रबल दावेदार? अर्स्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा, रामबन, किश्तवाड़ और डोडा, इन 3 डिस्ट्रिक्टों में कांग्रेस है,
मुकाबले में सब जगह पर है। रियासी में गुलरनास गुलाबगढ़ के इलाकों में कांग्रेस थी, अब कांग्रेस का नेता कौन है पता करना है, क्योंकि एजाज अहमद खान चले गए, उनके भाई साहब भी चले गए, ठीक है। रियासी में जुगल किशोर हैं, एक ताकतवर नेता हैं, जुगल किशोर हैं, बिल्कुल। अब आप इसका मतलब, क्योंकि रियासी में भी थोड़े बहुत आप हैं, ज्यादा नहीं है, पर रियासी के इलाकों में गुलाम नबी आजाद की एक्सेप्टेबिलिटी है। तो कुल मिलाकर बात यूं बनती है कि 60-40 का है, कि 60% इलाके में आपकी अच्छी खासी एक्सेप्टेबिलिटी है, 40% वो इलाका है जहां आपकी एक्सेप्टेबिलिटी अब उस लेवल की नहीं रही है। तो इस समय जिस तरीके से कहा जा रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि वो अपनी एक अलग पार्टी बना सकते हैं, क्या आपको लगता है कि 48 साल कांग्रेस में देने के बाद, बातें तो कई बार अटकलें लगाई जाती हैं कि गुलाम नबी आजाद बीजेपी ज्वाइन करेंगे, गुलाम नबी आजाद पार्टी छोड़ रहे हैं, रिजाइन कर रहे हैं, नारे भी उनके खिलाफ जो है जम्मू में लग चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो कांग्रेस में बने रहे। जिस समय वो G23 की बात हुई उसके बाद भी कहा जा रहा था कि हो सकता है कि वो पार्टी छोड़ दें, लेकिन पार्टी उन्होंने छोड़ी नहीं। अब क्या लगता है कि वो अपनी एक अलग पार्टी बनाएंगे, पार्टी छोड़ेंगे? क्या इस तरीके के डायनामिक्स कुछ बन सकते हैं? देखिए, अगर मैं कांग्रेस की बात करूं, जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बात करूं, मैं उन नेताओं की बात करूं जो अभी भी कांग्रेस में हैं, लॉयलिस्ट हैं राहुल गांधी के मैंने कहा कि गुलाम अहमद मीर इस समय जिस धड़े को रिप्रेजेंट करते हैं कांग्रेस में, वो राहुल गांधी का धड़ा है। अगर मैं वो बात करूं तो वो लोग साफ तौर पर दो बातें कहते हैं। पहली बात तो वो ये कहते हैं कि गुलाम नबी आजाद 48 साल से कांग्रेस में हैं और इन 48 सालों में कांग्रेस ने हर एक इंपॉर्टेंट पोजीशन इन्हें दी। कल तक ये राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष थे, कल तक ये राज्यसभा में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता थे, लेकिन ये 5 अगस्त 2019 के बाद इनके मन के अंदर ऐसा क्या परिवर्तन आ गया, जिस परिवर्तन के चलते आज गुलाम नबी आजाद को ये लग रहा है कि कांग्रेस वो पार्टी नहीं है जिस पार्टी को मैंने इतने साल अपनी जिंदगी के दिए। नंबर एक, ये वो लोग कहते हैं। दूसरा, वो ये कहते हैं कि गुलाम नबी आजाद को अगर कांग्रेस की चिंता होती तो वो कांग्रेस के खिलाफ पब्लिक में बिगुल नहीं बजाते। और तीसरा बड़ा मसला ये है, बड़ा ये अफसोस भी होता है मुझे इस कांग्रेस की इस तरह की विचारधारा के ऊपर, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गुलाम नबी आजाद ने तारीफ की और उसके बाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुलाम नबी आजाद की तारीफ की और साथ में उनकी आंखों में जो आंसू आए गुलाम नबी आजाद को राज्यसभा से अलविदाइया देते वक्त, जो उनने गुजरात को लेकर कुछ बातचीत की वहां पर, और वो जो आंखों में उनके आंसू आए, वो जो कुर्बत उनको वहां पर दिखी गुलाम नबी आजाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में, वो कांग्रेस की जो आला कमान है, जो हाई कमांड कांग्रेस में कही जाती है, उसे वो मुझे लगता है वो बर्दाश्त नहीं हुआ है। उसी दिन से कांग्रेस की हाई कमांड ने ये अपने मन में बिठा लिया है और इस बात पर लगातार कांग्रेस की हाई कमांड जो है बात कहीं ना कहीं करती रही होगी, कर भी रही है। और हमसे भी जब बात किसी नेता की होती है वो जरूर ये बात करते हैं कि देखिए जी, अब आए हैं गुलाम नबी आजाद जो है दिल्ली से आए हैं, दिल्ली में फलां से मुलाकात हुई है, ये इस तरह की बातें मैं आपको याद कराना चाहूंगा। और वो लोग जो राजनीति को समझना चाहें, जम्मू कश्मीर की नहीं भारत की राजनीति को समझना चाहें, वो इस छोटे से इंसिडेंट से समझ सकते हैं कि मुजफ्फर हुसैन बेग वित्त मंत्री थे और उप मुख्यमंत्री थे जम्मू कश्मीर के पीडीपी कांग्रेस की सरकार में। गुलाम नबी आजाद मुख्यमंत्री बन गए। बहुत बढ़िया काम गुलाम नबी आजाद ने करना शुरू किया। कुछ एक फेक एनकाउंटर्स को उनने फेक एनकाउंटर जो है उसमें उन्हें पुलिस आइडेंटिफाई किए, पुलिसकर्मी पकड़वाए उसमें। उसके बाद उन्होंने कुछ और काम यहां पर किए, कश्मीर में घाटी में वो लोगों का दिल जीत रहे थे। मुजफ्फर हुसैन बेग की थोड़ी सी उनसे कुर्बत हो गई। उस समय पीडीपी की तरफ से वित्त मंत्री थे, वित्त मंत्रालय भी उनसे गया, उप मुख्यमंत्री की कुर्सी भी उनसे गई। क्यों? लोगों ने दिमाग में डाल दिया पारिवारिक पार्टियों में दिक्कत रहती है। जो पारिवारिक पार्टियां होती, फैमिली रन जो ये कॉर्पोरेशंस होती हैं, मैं इनको कॉर्पोरेशन कहता हूं, इन कॉर्पोरेशनों में ये दिक्कत होती है कि पिता और पुत्र को कहीं लग गया और पिता पुत्री को कहीं या माता पुत्री को कहीं लग गया कि भाई फलां आदमी की तारीफ फलां आदमी क्यों की, बस वो क्यों के चक्कर में फिर 4 लोग और जाते हैं उनको सुनाते हैं, जी देखो जी तारीफ हो गई, बात खत्म है आपका। तो इसमें जो है नुकसान क्या होता है? पार्टी का नुकसान होता है। नतीजा ये निकलता है, आप इस बात को अंडरस्टैंड नहीं करते कि पार्लियामेंट, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, उसके अंदर नेता प्रतिपक्ष हो या कोई भी नेता हो, सदन के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री अमित शाह आपके गृह मंत्री, और आपसे मेरी मुराद पूरे देश के गृह मंत्री हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, अपने दल के प्रधानमंत्री नहीं है,
कांग्रेस के प्रधानमंत्री भी हैं, पीडीपी के, एनसी के, सबके प्रधानमंत्री, कोई नहीं कह सकता मेरे प्रधानमंत्री नहीं है। तो एक तो वो मान सम्मान जो एक प्रधानमंत्री को मिलना चाहिए, वो पार्टी को और पार्टी के नेताओं को स्वाभाविक रूप से देना चाहिए उसमें। और बड़ी बार जो पार्टी की लीडरशिप इनकी तकरीरें करती है, मैं हैरान होता हूं कि भाई ये इन लोगों के पास या तो ये लोग सोचते नहीं, या अगर सोचते हैं तो बोलने से पहले सोचते नहीं। प्रधानमंत्री को किस तरीके से आप एड्रेस कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें एक तरफ। तो उन सभी चीजों उसकी जगह गुलाम नबी आजाद ने राज्यसभा में कभी ये नहीं किया, तो उसने उनकी प्रशंसा की प्रधानमंत्री ने। वो प्रशंसा जो है हजम नहीं हुई है। उस प्रशंसा के चक्कर में एक इल्जाम इन पर यह भी है कि भाई ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी लोगों में से है। की पार्टी बनाने का क्या कोई पॉसिबिलिटी है? देखिए, पार्टी बनाने की पॉसिबिलिटी 48 साल कांग्रेस में देने के बाद पॉसिबिलिटी बड़ी कम है, लेकिन जब एक रूल आउट नहीं किया जा सकता। और मेरे लिए हैरानगी की बात इसलिए होगी क्योंकि गुलाम नबी आजाद नेशनल लेवल पर एक बड़े नेता है, नेशनल लेवल पर कांग्रेस के एक बड़े नेता है। इतना बड़ा नेता, इतना बड़ा कैनवस छोड़कर अगर जम्मू कश्मीर में आता है और कहता मुझे जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाओ और मैं अध्यक्ष बनकर जम्मू कश्मीर चलाऊंगा, तो इसका मतलब उस नेता ने नेशनल लेवल पर हार मान ली है, एक्सेप्ट कर लिया है कि यहां मेरा कोई रोल नहीं, मुझे जम्मू कश्मीर वापस जाना चाहिए और जम्मू कश्मीर में जाकर जम्मू कश्मीर के लोगों की सेवा करनी चाहिए और उसके बाद यहां सेवा करके रिटायरमेंट लेकर मुझे अपने घर चले जाना चाहिए। एक दूसरा, अगर कांग्रेस सत्ता में होती और गुलाम नबी आजाद यहां चुनाव जीतते, उसके बाद उनको मुख्यमंत्री के तौर पर यहां भेज देते तो कोई बात नहीं, वो समझा भी जा सकता था। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि इतने बड़े नेता को अगर 48 साल के बाद कांग्रेस छोड़नी पड़ती है तो ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा और कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा सबक भी होगा ये कि आप जब किसी को भी मिस्टर इंडिस्पेंसेबल बना देते हैं ना, तो फिर आप इन्हीं तरह की मुसीबतों में फंसते हैं। जैसे आप पंजाब में फंस गए कि आप कैप्टन अमरिंदर सिंह को आपने मिस्टर इंडिस्पेंसेबल बनाया कि जो करेंगे यही करेंगे। उसने पार्टी का जो कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर था, जो पार्टी की नेशनल लेवल की लीडरशिप थी, उसको लाइटली लेना शुरू किया। नतीजा क्या निकला? आपको एंड पे उसको बाहर निकालना पड़ा। सिद्धू को आपने अध्यक्ष बनाया है। अब सिद्धू को लेकर कांग्रेस के लोग कहते हैं ये तो कल तक बीजेपी में था, बीजेपी में क्या कहते हैं इस्तीफा देकर इधर आया, इधर भी इस्तीफा दिया। तो इस तरह की स्थिति जब आपकी हो जाती है तो इस स्थिति से बाहर निकलने का बेस्ट वे आउट ये है कि कांग्रेस को ये अंडरस्टैंड करना होगा कि गुलाम नबी आजाद की नेशनल लेवल पर पोजीशन क्या है और हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। पिछले दिनों ये था कि उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा, तो उन्हें राज्यसभा भी नहीं भेजा गया। तो बड़े सारे सिग्नल्स थे जो गुलाम नबी आजाद को मिले, जिसके बाद अब उनको ये लगने लगा होगा कि भाई नई दिल्ली में शायद उनको मेरी कोई जरूरत नहीं है। उससे बेहतर क्यों नहीं है कि मैं अपनी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए लड़ाई लड़ूं और नई दिल्ली को कन्विंस करूं कि भाई ये यूनियन टेरिटरी है, इसे स्टेटहुड रिस्टोर कर दो। इस तरह की कोई वो कोशिश अगर करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के लिए कोई दिक्कत होगी उन्हें एज अ लीडर, जम्मू कश्मीर का लीडर एक्सेप्ट करने में। मगर कांग्रेस ऐसा नहीं करेगी, इस चीज को लेकर मैं श्योर हूं कि कांग्रेस, मैं कहता हूं मुश्किल नहीं होगी, लेकिन साथ में मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि कांग्रेस का पार्टी स्ट्रक्चर इस तरह का है कि कांग्रेस सोचती तब है जब पानी सर के ऊपर से निकल गया होता है और सारी कहानी पलट गई होती है, उसके बाद जाकर कांग्रेस सोच विचार करना शुरू करती है। तो आज के वक्त में बीजेपी के संगठन को देखते हुए और बीजेपी के पार्टी स्ट्रक्चर और बीजेपी की पॉलिटिकल फिलॉसफी को ध्यान में रखते हुए अगर आप आज यही सोचेंगे कि आप नैया में डोलते रहेंगे और फिर आप बीजेपी का मुकाबला कर पाएंगे, तो ये असंभव है। आखिर में ये जो डेवलपमेंट्स अभी हो रही हैं, इसको लेकर जो एग्जिस्टिंग कांग्रेस पार्टी के लीडर्स हैं या पार्टी में वर्कर्स हैं, उनमें किस तरीके का सेंटिमेंट है? देखिए, पार्टी वर्कर्स का जहां तक ताल्लुक है कांग्रेस के, एक तो बेचारे निराश बहुत हैं कांग्रेस के पार्टी वर्कर्स, क्योंकि निराश इस बात से हैं कि भाई कोई क्लैरिटी के साथ कुछ सामने आ नहीं रहा। निराश कांग्रेस के पार्टी वर्कर्स इसलिए हैं कि जी श्यामलाल शर्मा पार्टी में थे, पार्टी छोड़कर चले गए। उसके अलावा भी कुछ पार्टी के 2-3 बड़े नेता और हैं जो इस समय बीजेपी के संपर्क में, कभी भी पार्टी छोड़ सकते हैं। जो पुराने लोग थे, जो कांग्रेस के दिग्गज कहे जाते थे एक समय में, बलवान सिंह अब कांग्रेस में सक्रिय हुए हैं। योगेश साहनी पूर्व मंत्री अब कांग्रेस में सक्रिय हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से, मुझे काफी दिनों से नजर नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं नजर आ रहे हैं वो बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल वो भी पिछले दिनों सक्रिय हुए थे बहुत। रमन भल्ला काफी सक्रिय हुए हैं, ठीक है। पार्टी के प्रवक्ता रविंद्र शर्मा सड़कों पर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। उसके अलावा
बाकी लोग भी सक्रिय हुए, लेकिन पार्टी का जो वर्कर है ना वो कंफ्यूज्ड है कि जनाब हमको किसकी अध्यक्षता में आगे चलना है। पार्टी का वर्कर पूछता है कि जनाब हमारे अध्यक्ष हैं गुलाम अहमद मीर साहब, वो आते हैं घाटी से। जम्मू में घाटी का अध्यक्ष लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं है। जम्मू संभाग में लोग अब ये मानते हैं कि भाई जो पार्टी हमसे वोट लेगी उस पार्टी का अध्यक्ष भी जम्मू संभाग से ही होना चाहिए। बड़ी बार हमने कहा कि जम्मू प्रदेश कांग्रेस कमेटी, कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। 2 इलाकों में 2 कांग्रेस प्रदेश कमेटियां होंगी तो दोनों कमेटियां अपना अपना काम करेंगी, लेकिन कांग्रेस ये भी नहीं करेगी क्योंकि ये सब चीजें उनके लिए करना असंभव है, नहीं कर सकते वो। तो कांग्रेस का वर्कर कंफ्यूज्ड और परेशान है, और इसीलिए अब कांग्रेस का वर्कर गुलाम नबी आजाद में, खासकर अर्स्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा में और जम्मू संभाग के कुछ एक इलाकों में, उसको ये नजर आ रहा है कि यार इन हालात में जहां बीजेपी की को एंटी इनकम्बेंसी का शिकार है बीजेपी ऑलरेडी, इन हालात में एक अगर कोई रोशनी की किरण है तो वो गुलाम नबी आजाद है। तो गुलाम नबी आजाद भी इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन वोट डायनामिक्स एक बड़ी भयंकर डायनामिक्स है। जिस समय चुनाव होंगे, चुनावों का बिगुल बजेगा, उस समय समझ में आएगा कि इन इलाकों में, जिन इलाकों में, अब आप डोडा को ले लीजिए, डिस्ट्रिक्ट डोडा को ले लीजिए, यहां डीडीसी के चुनाव हुए। 4 डीडीसी मेंबर्स ऐसे हैं जो केवल इसलिए हार गए क्योंकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में अलायंस नहीं हुआ। यह स्थिति है इस इलाके की। तो जब यह स्थिति है, इस स्थिति को ध्यान में रखिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी डफली बजाएगी, पीडीपी ने अपनी डफली बजानी है, बीजेपी का तो ऑलरेडी ढोल है, उन्हें अपना ढोल बजाना है। और यहीं पर अगर गुलाम नबी आजाद भी अपना धड़ा अलग कर लें तो वो अपनी छोटी सी ढोलकी बजाएंगे, और अगर इस कांग्रेस है उनको फिर अपनी ढोलकी बजानी पड़ेगी। तो होगा क्या कि इतनी सारी पार्टियां आपके यहां हो जाएंगी कि थोड़े थोड़े वोटों में जो है वो फैसला हो जाएगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत फिर उसके बाद आएगी जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पास इट विल बी लेफ्ट लीडरलेस इन एंटायर चिनाब वैली। कोई लीडर होगा ही नहीं इनके पास चिनाब वैली में, और सब नए चेहरे और नए लोग कांग्रेस को ढूंढने पड़ेंगे। और उन चेहरों को ढूंढने के लिए और उनको लाने के लिए और उनसे चुनाव लड़वाने के लिए कांग्रेस के पास समय नहीं है। अकलमंदी इसी बात में है कि अगर इस समय को हड़कंप पार्टी के अंदर मचा है, उस हड़कंप को पार्टी की टॉप लीडरशिप को उस हड़कंप को एड्रेस करना चाहिए। और अगर वो एड्रेस नहीं करते हैं तो गुलाम नबी आजाद कोई नई पार्टी बनाए और पार्टी लॉन्च करके वो जम्मू संभाग में राजनीति की एक नई शुरुआत करें। वो संभव भी है, पॉसिबल भी है। और एक और चीज भी थी कि वो कोई बात मुझसे कर रहा था कंपैरिजन करने की कि क्या चौधरी लाल सिंह की तरह डोगरा स्वाभिमान संगठन बनाकर अगर वो चल पड़े तो क्या होगा। देखें, चौधरी लाल सिंह का जहां तक ताल्लुक है वो एक मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं और कांग्रेस में मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं। कांग्रेस ने कभी भी उनको बड़ा नेता नहीं बनने दिया। मैंने पहले ही कहा कि कांग्रेस ने भी और कांग्रेस की लीडरशिप ने भी उन्हें इतना बड़ा नेता बनने नहीं दिया जितना बड़ा नेता वो बन सकते थे। श्यामलाल भी बन सकते, नहीं बनने दिया। ठीक है, अब गुलाम नबी आजाद एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं। गुलाम नबी आजाद का एक कद है, वो दिल्ली में एक लंबे समय तक रहे हैं। तो इन सारी चीजों को ध्यान में जब आप रखते हैं तो गुलाम नबी आजाद, और जिस समय अपनी कोई राजनीतिक दल बनाते हैं, पहले तो मुश्किल है लेकिन नामुमकिन भी नहीं, अगर बनाते हैं तो ये यकीन जानिए कि ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल मूव होगा। और इस बड़े पॉलिटिकल मूव का फॉलोआउट जो है, इसका फॉलोआउट एक ही होगा कि कांग्रेस की इस संभाग में कमर टूट जाएगी। और क्योंकि उन्हें बड़े मात्रा में नए लीडर ढूंढने पड़ेंगे, नए लीडर पार्टी में ज्वाइन कराने पड़ेंगे, क्योंकि इस समय तो मौसम दूसरा है। इस समय लोग भाजपा ज्वाइन करने का टाइम इसको कहता है कि बीजेपी ज्वाइन करने का समय आ गया है। और एक और चीज होगी, गुलाम नबी आजाद अगर अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाते, मे बी आई माइट ऑल्सो बी रॉन्ग, बिकॉज जो ग्राउंड पर एक नेता होता है उसकी पकड़, उसकी नब्ज ज्यादा तेज होती, उसको पता होता है कि यहां पे क्या चल रहा है। गुलाम नबी आजाद अगर कोई अपनी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का नेता हो, पीडीपी का नेता हो, बीजेपी का नेता हो, जंपिंग द गन उसके लिए मुश्किल नहीं है कि भाई आप एक पॉलिटिकल पार्टी छोड़ के जहां जा रहे हैं, कौन आदमी गुलाम नबी आजाद, क्या छवि है उसकी। तो गुलाम नबी आजाद का ट्रैक रिकॉर्ड जम्मू संभाग के मामले कोई ज्यादा खराब नहीं है, सिवाय एक 2008 में जो अमरनाथ लैंड
एजिटेशन हुई थी, उस एजिटेशन में गुलाम नबी आज़ाद ने जो लैंड ट्रांसफ़र की और बाद में वापस ज़मीन ली और फिर एक और ऑर्डर करके ज़मीन दी और फिर वो लंबा एजिटेशन चला और जिस एजिटेशन के नतीजे में फिर बाद में जो है लैंड ट्रांसफ़र हुई, वो सारा कुछ हुआ। उसमें गुलाम नबी आज़ाद को लेकर जम्मू संभाग के अंदर लोगों के अंदर मिसगिविंग्स उस समय थी, वो आज भी अलग अलग पॉकेट्स में हैं, क्योंकि उस समय गोलियां भी चली, बहुत सारे लोग जो हैं वो भी उस एजिटेशन में शहीद हुए, तो वो सारी चीज़ें हुई हैं। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो मिसगिविंग्स छोड़कर बाकी उनका ट्रैक रिकॉर्ड जम्मू संभाग में कोई ज़्यादा ख़राब नहीं है। लोगों को कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल होगा, मगर वो एक कोशिश कर सकते हैं। और उसमें प्लस उनके पास एक ही है कि एरस्टाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा के वो लीडर हैं, रियासी के वो लीडर हैं, राजौरी पुंछ के इलाकों के वो लीडर हैं, और जम्मू संभाग में भी उधमपुर, कठुआ, सांबा में हल्का फुल्का इस समय इन्फ्लुएंस है। क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि बीजेपी जिस तरीके से बीजेपी ने राइज करा है ना, ये राइज इतना ज्यादा है कि इस राइज को काटना और इस राइज को काट कर बीजेपी के किसी नेता को अपनी पार्टी में शामिल करना, अपनी पार्टी से मेरा मतलब गुलाम नबी आज़ाद अगर कोई पार्टी बनाते हैं वो जरा मुश्किल काम होगा। लेकिन आज जो उनकी पॉलिटिकल रैली हुई है, इट्स अ वार्निंग साइन टू कांग्रेस। लेट अस सी whether Congress listens to this, whether Congress listens to this, whether Congress addresses this or not. बहुत बहुत शुक्रिया। गुलाम नबी आज़ाद इस समय डोडा आए, उन्होंने ठाठरी में एक रैली को एड्रेस किया और उनके रैली को एड्रेस करने के बाद, क्योंकि ऑलरेडी जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी से कांग्रेस के लीडर्स अपने अपने पदों से इस्तीफा दे चुके थे, उस वजह से इस रैली को अलग अलग तरीकों से देखना शुरू किया। कांग्रेस के लीडर्स ने भी, आम जनता ने भी। कई सारी अटकलें लगाई जा रही हैं कि गुलाम नबी आज़ाद आखिर करेंगे क्या, क्या ये प्रेशर टैक्टिक्स है, क्या ये वार्निंग है, क्या वो अपनी नई पार्टी बनाएंगे। आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा कि क्या गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में कांग्रेस के लिए एक रे ऑफ होप बनकर उभरते हैं या कांग्रेस को एक पॉलिटिकल डूम्सडे की ओर धकेल देते हैं।